सामाइन मोहतरम, हमारा आज का सिलसिला उर्दू अदब के शाहकार अफसाने। हमारे आज के अदीब जनाब बलवंत सिंह और कहानी का उन्वान है जग्गा डाकू। जग्गा डाकू से पंजाब के बासी खूब वाकिफ हैं, दास्तानों की सूरत में या लोक गीतों की सूरत में। जनाब बलवंत सिंह साहिब ने इसको कहानी के रूप में पेश किया है। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। माझा के इलाके में भीकन एक छोटा सा गैर मारूफ गांव था। मुश्किल से 100 घर होंगे। ज्यादातर सिखों की आबादी थी। यहाँ की एक बात थी, वो ये कि बाज औकात यहाँ कोई गैर मामूली तौर पर हसीन लड़की वजूद में आती, जिसके साथ किसी नौजवान मर्द के इश्क की दास्तान इस कदर पुररुमान होती कि सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल और हीर रांझे के किस्से भी मात हो जाते थे। और अब के कुर्रा गुरनाम कौर के नाम पर पढ़ा था। गुरनाम के हुस्न ने आसपास की बस्तियों के नौजवानों में एक हलचल सी मचा दी थी। वो एक गुड़िया के माने थी। चीनी की मूरत चलती तो इस सुबक रफ्तारी के साथ के नक्शे कदम मादूम, सुरमगी और बदमस्त आंखें ऐसे गुनाह की दावत देती थी जिससे बेहतर सवाब का तसव्वुर जहन में ना आता था। लेकिन अभी वो मासूम थी, शबाब की आमद थी और वो एक बेफिक्र और पुरशबाब दुशीसा। अभी वो मर्दों के इशारों के नायों का मतलब नहीं समझती थी। वो अपनी मुस्कुराहट हर किसी को पेश कर देती। वो सबसे हंसकर बात कर लेती। अभी उसमें पिंदारे हुस्न पैदा नहीं हुआ था, इसलिए जो शख्स उससे बात कर लेता वो यही समझता कि गुरनाम उससे मोहब्बत करती है। एक मर्तबा शिंगारा सिंह ने एलानिया नौजवानों के झुरमुट में खड़े होकर कह दिया था कि वो गुरनाम को भगा ले जाएगा। उसी वक्त दलीप सिंह वहां से गुजरा तो दूसरों ने उसको समझाया कि देखो, दलीप सिंह भी गुरनाम के आशिकों में शुमार होता है। उसने सुन पाया तो हालात खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। इस पर शिंगारा सिंह ने जबरदस्त कहकहा लगाया और दलीप के पीछे खड़े होकर बकरा बुला दिया। किसी की तस्दीक करने के लिए अपने मुंह के आगे हाथ रखकर भकभक की आवाज निकालना बकरा बुलाना कहलाता है। उस पर दलीप की आंखों में खून उतर आया। उसने खुशमगी नजरों से शिंगारे की तरफ देखा और कड़क कर बोला, तूने बकरा क्यों बुलाया है? शिंगारे ने तहबंद कस लिया और खम ठोंक कर मुकाबले पर आ खड़ा हुआ। दलीप की आंखें कहर बरसा रही थीं। करीब था कि दोनों जवान बाहम गुथ जाएं, मगर सब ने बीच बचाव करा दिया। आखिर कहां तक? एक दिन खूनी पुल पर दोनों का मुकाबला हो गया। दलीप का टखना उतर गया और दलीप की लाठी की एक ही जरब से शिंगारे का जबड़ा टूट गया। जान तो बच गई, मगर सूरत बिगड़ गई। उस दिन से सबके कान खड़े हो गए और अब दलीप के जीते जी गुरनाम का दावेदार पैदा होना नामुमकिन था। रात भीग चुकी थी, चांद जौबन पर था। गांव पर एक पुरस्कार खामोशी तारी थी। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आ जाती, या इस वक्त रहट की चरखी के पास एक जंगली बिल्ला बैठा दुम हिला रहा था और निहायत इन्हमा के साथ म्याऊं म्याऊं कर रहा था। ये रहट रूढ़ियों कूड़े के ढेर के पास गांव के बाहर की तरफ था। साथ ही पीपल का एक बहुत बड़ा और घना दरख्त, जिस पर एक झूला पड़ा था, क्योंकि बैलों को हाँकने वाला कोई था नहीं। जी चाहता चल देते, जी चाहता ठहर जाते। जी इस वक्त खामोशी से खड़े सींग हिला रहे थे। इतने में सांडनी सवार एक सिख मर्द पीपल के नीचे आकर रुका। उसने सांडनी को नीचे बिठाना चाहा। सांडनी बिलबिला कर मचली, फिर धप से बैठ गई। पंजाब के देहात में 6 फीट ऊंचा नौजवान कोई खिलाफे मामूल बात नहीं थी, मगर इस मर्द के कांधे गैर मामूली तौर पर चौड़े थे। हाथों और चेहरे की रगें उभरी हुई, आंखें सुर्ख अंगारा, नाक जैसे उकाब की छूंछ, रंग स्याह, चौड़े और मजबूत जबड़े। सर ऐसे दिखाई देता था जैसे गर्दन में से तराश कर बनाया गया हो। जोड़े पर रंग बिरंग की जाली, जिसमें से 3 बड़े बड़े फुंदने निकलकर उसकी स्याह दाढ़ी के पास लटक रहे थे। कानों में बड़े बड़े मुंदरे, काले रंग की छोटी सी पगड़ी के 2-3 बल सर पर, बदन पर लंबा कुर्ता और मूंगिया रंग का धारीदार तहबंद उसकी एड़ियों तक लटकता हुआ। गिरेबान का तस्मा खुला हुआ और उसके सीने पर के घने बाल नुमाया, और फिर उसके हाथ में एक तेज और चमकदार छवि एक तेज व खमदार हथियार, जो लाठी के सिरे पर चढ़ा लिया जाता है। आते ही उसने बैलों को धुतकारा और वो चलने लगे। उसने जूते उतारे, तहबंद ऊपर उठाया और अपने मोटे कड़े, आहनी कड़ा जो सिख कलाई में पहने रहते हैं, पीछे हटाया। पानी की झाल की तरफ बढ़ा। पहले उसने मुंह हाथ धोया, जोर से खांसा, फिर पानी पीने लगा। जब वो पगड़ी के शिमले से मुंह पूछने लगा तो एक नौजवान दोशीजा को देखकर ठठक गया।
लड़की ने पानी भरने के लिए घड़ा झाल के नीचे किया। उसकी गोरी कलाई पर कच्छ की काली काली चूड़ियां एक छन की आवाज के साथ यकजा हो गई। गुलाबी रंग की शलवार, छींट का घुटनों तक का कुर्ता, सर पर धानी रंग की हल्की फुल्की ओढ़नी, कानों में छोटी छोटी बालियां। जब उसने अपना नाजुक होंठ दांतों तले दबाया, घड़ा एक झटके के साथ उठा कूल्हे पर रखा तो उसकी कमर में एक दिलनशीन खामसा पैदा होकर रह गया। मर्द ने पहले एक पांव औलो से बाहर निकाला और उसे झटक कर जूता पहन लिया तो वो अपनी छवि हाथ में लेते हुए रूढ़ी पर खड़ा हो गया। यहाँ एक सफेद मुर्गी के बहुत से पर पड़े थे। पास ही किसी के घर की कच्ची दीवार थी जिस पर उपले रखे हुए थे। जब लड़की दीवार के करीब से गुजरने लगी तो मर्द ने छवि से एक उपला नीचे गिरा दिया जो लड़की के पांवों के पास जा गिरा। उसी वक्त अजनबी मर्द ने उसके पांव देखे, जैसे सफेद सफेद कबूतर, तलवों की हल्की गुलाबी रंगत। ऐसे मालूम होती थी जैसे वो पांव अभी अभी गुलाब की कलियां रोंदकर चले आ रहे हों। लड़की ने अपनी लंबी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। शायद उसने उसे महज एक राहगीर समझा था, मगर उसकी डरावनी सूरत देखकर उसकी बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों में खौफ का साया दिखाई देने लगा। मर्द ने भारी भरकम और करख्त आवाज में पूछा, तू कौन है? लड़की की नजरें मर्द के चेहरे पर जमी हुई थी। यह पहला मौका था कि किसी शख्स ने उसे इस कदर बेमरवती से मुखातिब किया था। उसके सुर्ख सुर्ख नाजुक होंठ फड़कने लगे जैसे किसी ने लाल मिर्चें उस पर छिड़क दी हूं, मगर मर्द गैर मामूली तौर पर भयानक था। मर्द ने उसी लहजे में अपना सवाल दोहराया, तू कौन है? लड़की समझ ना सकी कि इस बात का क्या जवाब दे। उसने अपनी हिनाई उंगली उठाकर इशारा करते हुए जवाब दिया, मैं वहां उस घर में रहती हूँ। मर्द ने चुपती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा, अपने चौड़े शानों को हरकत देकर बोला, तेरा नाम क्या है? दोशीजा की आंखें पुराब हो गई। बोली, गुरनाम। तू वहां किसके साथ रहती है? मेरी माँ है, बेबे, वीर, चाचा, बापू सभी रहते हैं। मुझे अपने घर ले चल, मर्द ने उसके साथ साथ कदम बढ़ाते हुए कहा। मुझे तुमसे डर मालूम होता है। मर्द की पेशानी पर बहुत सी तेवरियां पड़ गई। उसने अपनी दुल्हन की तरह आरास्ता सांडनी की महार पकड़ अपनी दानिश में जरा नरम लहजे में पूछा, क्यों, तुम लोग सिख नहीं हो क्या? लड़की का चेहरा कानों तक सुर्ख हो गया। लेकिन मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। क्यों? मर्द ने उजड़पन से इसरार करते हुए पूछा। लड़की ने एक लम्हे के लिए उसकी चमकदार आंखों की तरफ देखा तो तुम हंसते क्यों नहीं? अरे ये बात, ये कहकर अजनबी ने एक खौफनाक कहका लगाया जैसे कोई पानी से लबरेज मटका जमीन पर अंडेल दे। उसके कहकों की आवाज सुनकर चमगादड़ें अपनी कमीन गाहों से निकलकर परवाज कर गईं। गुरनाम का घर गांव से बाहर दरेक के दरख्तों के झुंड के पास था। उसकी मिट्टी तो बहुत दूर से नजर आती थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर अजनबी रुक गया और गुरनाम ने अंदर से अपने भाई और बापू को बाहर भेजा। उन्हें देखते ही अजनबी ने बुलंद आवाज में कहा, वाह गुरुजी का खालसा श्री, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा श्री, वाह गुरुजी की फतह। अजनबी किसी हिचकिचाहट के बगैर बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, रात ज्यादा गुजर चुकी है, मैं आज यहीं ठहरूंगा। बापू द्रांति अपने पोते के हाथ में देकर अजनबी के मुंह की तरफ देखने लगा। वो बहुत खुशखल्की और मिलनसार शख्स था, मगर अजनबी की भयानक शक्ल उसे शशोपंज में डाले हुए थी। खैर, उसने रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया, मैं हर तरह से खिदमत के पेशतर इसके कि वो अपना फिक्रा पूरा कर सके। अजनबी सांडनी लड़के के हवाले करके दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुका था। अगरचे घर का कुल सामान गरीबाना था, मगर गोबर से लिपी हुई कच्ची दीवारें इस बात का सबूत दे रही थी कि घर की औरतें काहिल या आराम तलब हरगिज नहीं है। घर के सब अफराद ब्याह वाले घर गए हुए थे, 4 के सिवा। ड्योढ़ी से निकलकर अजनबी सहन में दाखिल हो गया। एक बच्चा सीने से गिल्ली डंडा लगाए सो रहा था। सहन मवेशियों के मूत और गोबर से अटा पड़ा था। एक तरफ खुरली के पास एक भैंस जगाली कर रही थी। भुस और खली की सानी की बू चहार जनब फैली हुई थी। इसी पर मैले चैले कपड़े लटक रहे थे। एक तरफ खरास, दूसरी तरफ तनूर और उसके पास ही दीवार से टिका हुआ छकड़े का पहिया। ये बड़े बड़े उपले, कोने में कपास की छड़ियां, चूल्हे के पास जूठे बर्तनों का अंबार। एक कमरे से सफेद सफेद चमकते हुए बर्तन दिखाई दे रहे थे। साथ ही तागे में परोए हुए शलगम के कतले सूखने के लिए लटक रहे थे। सहन से गुजरकर बूढ़ा बापू अजनबी को दरवाजे के बाहर छप्पर के नीचे ले गया। थोड़ी सी जगह के तीनों तरफ एक कच्ची दीवार उठा दी गई थी। सूखे हुए उपले जो जलाने के काम आ सकते थे इसी जगह रखे जाते थे।
यहाँ एक चारपाई डाल दी गई, 4 खानों वाला एक खेस और अजनबी के दिल की तरह सख्त एक अदद तकिया उस पर रख दिया गया। गुरनाम ने कपास की छड़ियों का एक गट्ठा तनूर में फेंका और खुद आटा गूंदने लगी। जिस वक्त वो तनूर में रोटियां लगाने लगी तो उसकी ओढ़नी सर से खिसक गई। उसकी लंबी चोटी के रंग बिरंगे फुंदने उसकी पिंडलियों तक लटक रहे थे। देखते हुए तनूर की रोशनी उसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थी और अजनबी चुपके चुपके उसको देख रहा था। शलगम की तरकारी, एक कटोरे में शक्कर घी, डेलों का अचार, 2 बड़ी प्याज की गठियां और 8 चौड़ी चौड़ी रोटियां थाल में रखकर गुरनाम उसे देने आई। जब अजनबी ने ऊंचे सुर में 3-4 ढकारें ली और बड़े जोरों शोर के साथ मुंह में उंगली फेरकर कुल्ली की तो गुरनाम को मालूम हो गया कि वो खाना खत्म कर चुका है। वो बर्तन उठाने लगी तो उसने देखा कि अजनबी कपड़े उतार रहा है। जब उसने तहमंद उतारा और उसे झाड़ कर तकिए के करीब रखने लगा तो सोने का एक कंठा नीचे गिर पड़ा। गुरनाम ठटक कर वापस जाने लगी तो अजनबी ने आहिस्ता से पूछा, गुरनाम, बस जा रही हो क्या? गुरनाम हस्बे मामूल अपने दिल फरेब तिफलाना अंदाज से मुस्कुराई और ओढ़नी संभालती हुई आगे झुककर आहिस्ता से बोली, सब लोग सो जाएं तो मैं आऊंगी। अजनबी दूर खेतों की तरफ देख रहा था। श्री और बबूल के पेड़ स्याह देवों की तरह खामोश खड़े थे। लंड बेरियों पर बीसियों के घोंसले लटक रहे थे। ऐसे सुनसान वक्त में तारों भरे आसमान तले किसी दूर अफ्तादा रहट से किसी नौजवान के मसरत अंगेज गाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। बागे विच केलाई निकल के मिल बालो सटा वंजने दा वेलाई निकल के मिल बालो। इतने में गुरनाम दबे पांव शलवार के पांचे उठाए निचला होंठ दांतों तले दबाए चुपके चुपके कदम नापती हुई आई। थोड़ी देर बाद दोनों में घुल मिलकर बातें होने लगी। अजनबी ने बहुत से सोने के जेवरात और मोतियों के हार निकाले। करीब था कि गुरनाम के मुंह से हैरत और मुसरत के मारे एक चीख निकल जाती, मगर अजनबी ने होंठ पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। गुरनाम बहुत देर तक मैना की तरह चहकती रही, इधर उधर की बातें करती रही, मगर उसका ध्यान जेवरात की तरफ था। आखिर उसने अपनी बातों से आप युक्ताकर एक गहरी सांस ली और तकान की आवाज में बोली, क्यों, तुम ये जेवरात कहां से लाए हो? मेरे ख्याल में तुम जेब कतरे तो नहीं हो। मुझे जेब कतरों, चोरों और डाकुओं से सख्त नफरत है। वो झट से गला दबाकर आदमी को मार डालते हैं। ये कहकर गुरनाम अपनी मोटी मोटी आंखों से खला में घूरने लगी, जैसे सचमुच का कोई कातिल उसका गला दाबने आ रहा है। मत घबराओ, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करती हो। भला मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का खतरा? उठो, यहाँ मेरे पास चारपाई पर बैठ जाओ। गुरनाम उठकर उसके पास बैठ गई। उसने अजनबी के चौड़े शानों का जायजा लिया और फिर गोया तह दिल से मुतमिन होकर कहने लगी, तुम कितने अच्छे हो। ये जेवरात तो तुम अपनी बीवी के लिए लाए होगे ना? हाँ। गुरनाम ने अपनी हथेली पर रुखसार रखते हुए बड़े इश्तियाक से पूछा, तुम्हारी बीवी कैसी है? मगर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अच्छा, तो होने वाली बीवी के लिए लाए हो? अजनबी ने अपनी दाढ़ी के खुरदरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी तो मुझे यह भी मालूम नहीं कि मेरी बीवी कौन बनेगी भी या नहीं। गुरनाम ने अपनी दोनों हथेलियों पर थोड़ी रखकर अपनी आंखें जल जल चिपकाते हुए नाक जरा सुकेड़कर भोलेपन से कहा, हाँ, तुम काले हो जरा। अजनबी के सीने में जैसे किसी ने घोंसा मार दिया हो, मगर गुरनाम निहायत संजीदगी से किसी गहरी सोच में डूब चुकी थी। शायद वो अजनबी के लिए बीवी हासिल करने की तरकीब सोच रही थी। यह जेवर तुम ले लो। गुरनाम ने चौंक कर अजनबी की तरफ देखा। फिर तुम अपनी बीवी को क्या दोगे? अजनबी को कोई जवाब न सूझा। लड़खड़ाती जुबान से बोला, फिर मैं तुमसे ले लूंगा। गुरनाम की आंखें चमकने लगी, उसकी बाछें खिल गईं। ताली बजाकर बोली, मैं इन्हें उपलों में छुपा दूंगी। कभी कभी रात को अच्छे जेवरात पहनकर खेतों में जाया करूंगी। कुछ देर सुकूत के बाद अजनबी ने कहा, गुरनाम, तुम भी तो मुझे कुछ दो। गुरनाम ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। गुरनाम चेहरे से हाथ हटाकर कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने अपने गले से कोड़ियों और खरबूजे के रंग बिरंग के बच्चों का हार उतारकर अजनबी की तरफ बढ़ा दिया। वो अपना यह हकीर तोहफा देकर झीम सी गई और उसके रुखसार दमकने लगे। थोड़ी देर बाद गुरनाम ने एक अंगश्तरी उठाकर कहा, ये मेरी उंगली में पहना दो, देखो कैसी लगती है। अजनबी ने अपने काले काले मैले कचैले लंबे चौड़े हाथों में गुरनाम का कंवल सा हाथ लिया। गुरनाम नजरें झुकाए बच्चों की सादगी और इन्हमाक के साथ अंगूठी की तरफ देख रही थी। उसकी जुल्फों ने उसके रुखसारों का एक बड़ा हिस्सा ढांप रखा था।
अजनबी व रफ्तगी के आलम में उसके खूबसूरत सीपों जैसे पुटों पर नस्लें गाड़े हुए था। जब वो उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने लगा तो उसकी अपनी उंगलियां लसने लगी और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसकी 4-4 उंगल चौड़ी कलाइयों की कुल ताकत कशीद की जा रही हो। गुरनाम चौंकी और सहमी हुई हिरनी की तरह उठ खड़ी हुई। अम्मा खांस रही है, अब मैं जाती हूँ। अजनबी अपने ख्वाब से चौंका। गुरनाम ने उसे झुककर नकरई आवाज में पूछा, जाऊं क्या? अजनबी की इजाजत लेकर वो जेवरात की पोटली बगल में दबाए झट अंदर चली गई। अलस सुबह गांवों के मवेशी रात भर की गर्मी से घबराकर जोहड़ में घुस पड़े। अजनबी जाने के लिए तैयार बैठा था। गुरनाम ने उसे एक बासी रोटी पर मक्खन और छन्ना लस्सी का दिया और जब अजनबी कपड़े पहनकर तैयार हुआ तो गुरनाम रोने लगी। अजनबी ने आहिस्ता से कहा, रोती क्यों हो? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम मत जाओ। अजनबी हंस पड़ा, मैं फिर आऊंगा। बापू को आते देखकर उसने आंसू पोंछ डाले। बापू अजनबी को रुखसत करने के लिए कुछ दूर तक उसके साथ गया। उसने अजनबी से पूछा, क्या मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का नाम पूछ सकता हूँ? हाँ, अजनबी ने अपनी तेज नजरें उसके चेहरे पर गाड़ कर जवाब दी। फिर उसने अपनी धूप में चमकने वाली छवि की तरफ फखरिया अंदाज से देखते हुए मजीद कहा, और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे नाम का जिक्र अपने या बेगाने किसी से भी किया तो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के सब अफराद के खून से मुझे हाथ रंगने पड़ेंगे। अजनबी सारनी पर सवार हो गया और महार को झटका देकर अपनी भारी आवाज में बोला, आज रात जग्गा डाकू तुम्हारा मेहमान था। जग्गा डाकू असल नाम सरदार जगत सिंह विर्क। वो खौफनाक शख्स था जिसका नाम सुनकर बड़े बहादुरों के छक्के छूट जाते थे। कत्ल, गारतगरी, जुल्म, लूटमार उसके हर रोज के मुशागल थे। लड़कपन और शबाब खून की होली खेलने ही में गुजर गया। बहुत सी जमीन का मालिक था, बड़ों बड़ों पर हाथ साफ करता था। गरीब खुश थे, उसके खिलाफ गवाही देने का कोई शख्स हौसला नहीं कर सकता था। अब 30 वर्ष से ऊपर में था। मौत के साथ खेलता हुआ सो जाता और मौत का मजाक उड़ाता हुआ जाग उठता। मोहब्बत, हुस्न, शफकत, नेकी वगैरह का उसके नजदीक कुछ भी मफहूम मुतय्यन नहीं था। दूर दूर तक उसकी धूम थी, इलाका भर उससे थर्राता था। उसका दिल पत्थर, बाजू आहन, गुस्सा क्यामत, दहन शोला, वो कहर था। लोगों ने उसके नाम पर कई गाने बना लिए थे। नौजवान झूम झूम कर उसे गाया करते थे। एक वाक्य का जिक्र यूं होता है, पक्के पुल ते लड़ाइयां होइयां, पक्के पुल ते लड़ाइयां होइयां ते छवियां दे किल टुट गए जगिया। या फिर लायलपुर में उसने एक जबरदस्त डाका मारा था और बचकर वापस भी आ गया था। उसका जिक्र यूं होता है, जग्गे मारिया लैलपुर डाका, जग्गे मारिया लैलपुर डाका ते तारा खड़क गईयां आपे। उसकी तवील तारीख और हैबतनाक शबे हयात में एक तारा तलू हुआ जिसने उसकी नजरें खीरा कर दी और वो तारा थी गुरनाम। गुरनाम बेचारी नादान छोकरी, उसे इश्क मोहब्बत का पता ही ना था। उसे लोग कंखियों से देखते, वो हंस देती। उसका जज्बा पिंदार हुस्न शबाब किसी ने भी सही तौर पर मुतहर्रिक करने की कोशिश नहीं की थी। अभी उसे इतना होश ही ना था कि दीदा व दानिस्ता शिकार खेले, बिस्मिलों का तड़पना देखे और इस लज्जत से महजूज हो जो सयादों के लिए मखसूस है। वो भोली भाली सादा रू छोकरी ये जानती ही नहीं थी कि वो शाहीन जिसे जख्मी करने के लिए पंजाब के शाहजोर नौजवानों की कमानें उठ चुकी थी और जिस पर जो भी तीर फेंका जाता था वो उसे छू कर और कुंद होकर जमीन पर गिर पड़ता था, वही शाहीन उसके गलत अंदाजे तीर का शिकार होकर नीम बिस्मिल उसके पैरों के पास खड़ा था और वो तीर कुदरत ने उसकी पलकों में पिन्हा करके रख छोड़ा था। रात की तारीखियों में जग्गा उनके यहाँ आता और सफेदा सहर नमूदार होने से पहले ही रुखसत हो जाता। उसने अपने आप को एक मुतमव्वल जमींदार जाहिर किया। बापू के सिवा घर के सब अफराद उसे धर्म सिंह के नाम से जानते थे। गुरनाम की कशिश उसे खींच लाती थी। उसके दिल में एक खलिश रहती थी कि वो इस रिश्ते को अपनाने से पहले खुद को क्यों कर उसके काबिल बनाए। उसने कभी भी उससे मोहब्बत जताने की कोशिश नहीं की। वो नहीं जानता था कि क्यों कर उसका आगाज करे। वो सोचता था कि नामालूम उसके इजहार मोहब्बत करने पर गुरनाम क्या रवैया इख्तियार करे। वो उसके पास बैठी चहकती रहती थी और वो मबहूत सा बैठा सुना करता। कभी कभी उसे खुद से नफरत होने लगती थी। सूरत तो पहले ही उसकी मकरूह थी मगर उसकी सीरत पर तो शैतान मुंह दामन में छुपाता था। गुरनाम थी कि उसने कभी उससे इज़हार नफरत नहीं किया था। वो निहायत मेहर मोहब्बत के साथ उससे पेश आती थी। अगर वो उसे
اپنے قریب بیٹھنے کے لیے کہتا تو اس کے قریب ہی بیٹھ جاتی، اگرچہ آج تک اس نے اسے چھونے کی جرت نہ کی تھی۔ گرنام کی فرشتہ سیرتی اس کے دل میں دھڑکا پیدا کر دیتی تھی۔ اس کا ملکوتی جمال اس کا سر نگوں کر دیتا تھا۔ صرف اس کے دل کی بے چینی اور ضمیر کی ملامت بڑھ گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے نہایت حیرت سے سنا کہ جگے نے ڈاکہ زنی ترک کر دی ہے۔ 1.5 برس کا عرصہ آنکھ جھپکتے گزر گیا۔ جگا صبح شام پاٹ کرتا، غریبوں کو کھلاتا پلاتا، دان کرتا، گردوارے میں جا کر سیوا کرتا، ہر کسی کے ساتھ نرمی اور حلیمی سے گفتگو کرتا۔ اس نے باپو کی منت کی کہ گرنام کور کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ اس نے ڈاکہ زنی ترک کر دی ہے اور جو کچھ اس نے لوٹا وہ سب بڑی توند والوں کا تھا۔ غریبوں کی کمائی کا 1 پیسہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ اپنی بہت سی زمین اور روپیہ انہیں دینے کو تیار تھا اور باپو کو وہ ہمیشہ بزرگ سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، لیکن گرنام کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ جگا ڈاکو تھا، اور نہ ہی اسے فی الحال اس بات کا علم ہونے پائے کہ اس کی شادی کس سے ہونے والی ہے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ اسے چاہتی تھی، اور جب وہ اپنے پریتم کو یک بہ یک اپنا خاوند دیکھے گی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ نیک باپو نے سب کچھ منظور کر لیا۔ جگہ بھکن سے 14 کوس پرے رہتا تھا۔ اس کی آمد و رفت کی خبر کسی کو کانوں کان نہ ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس اجنبی کو کبھی کبھار ان کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، مگر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ اول تو وہ آتا کبھی کبھار تھا، دوسرے وہ راتوں رات واپس بھی چلا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی بڑی ہوئی مصروفیتوں کا بہانہ کر دیتا تھا۔ جگے کو دنیا جانتی تھی مگر اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ جگے کو شادی کی منظوری مل ہی چکی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ گرنام کی زبان سے بھی اس عشق کا اقرار کروا لے، خواہ اسے یہ نہ بتائے کہ اس کا ہونے والا خاوند وہی تھا۔ ایک دن غروب آفتاب کے بعد وہ بھیکن میں داخل ہوا۔ گھر جا کر معلوم ہوا کہ گرنام ساتھ والے گاؤں میں جلاہوں کو سوت دینے گئی ہوئی تھی۔ جگے نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی، اس نے پگڑی ذرا کج کی، شملہ ذرا اور بلند کیا، پھر اس نے سب کی نظریں بچا کر چراغ میں سے سرسوں کا تیل ہتھیلی پر الٹ دیا اور اپنی گھنی اور کھردرے بالوں والی گرد آلود داڑھی پر خوب اچھی طرح مل لیا۔ پھر وہ مونچھوں کو بل دیتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا 5-6 فرلانگ تک چلا گیا۔ ہر طرف دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ چاند کی ملگجی روشنی میں وہ ایک بھوت کے مانند دکھائی پڑتا تھا۔ دور سے ایک صورت دکھائی دی، اسے غور سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، کوئی عورت تھی۔ وہ یقیناً تھی بھی گرنام۔ جگہ اصیل مرغ کی طرح تن کر کھڑا ہو گیا۔ گرنام قریب آتے ہی مسکرا دی، لیکن مسکراہٹ میں کچھ عنایت چھلکتی تھی۔ سر پر ایک بھاری گٹھڑی تھی۔ میری تو کمر ٹوٹ گئی، اس گٹھڑی میں کیا بھر لائی ہو؟ یہ کہتے ہوئے جگے نے ایک ہاتھ سے من بھر کا بوجھ اس کے سر سے یوں اٹھا لیا جیسے کوئی 2 سال کے بچے کو ٹانگ پکڑ کر اٹھا دے۔ اپلے اور کیا ہوتا؟ گرنام نے اپنی پتلی سی ناک سکیڑ کر کہا۔ آ رہی تھی، رستے میں اپلے چننے لگی، یہاں تک شام ہو گئی۔ دونوں کھیت کی منڈی پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ آج جگے نے گرنام کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں عجیب عجیب خیالات پیدا ہونے لگے۔ وہ اپنی ہونے والی بیوی کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں اور ساگ کا تصور اسے بے چین کیے دیتا تھا۔ کبھی تو اس کے دل میں آتی کہ سارا بھید کھول دے، اور کبھی سوچتا ہرگز نہ بتائے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا، کیونکہ گرنام کچھ افسردہ سی ہو رہی تھی۔ گرنام یہ کہتے کہتے رال اس کی داڑھی پر ٹپک پڑی۔ اس نے اسے آستین سے پوچھا، پھر بولا، گرنام تمہیں ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ گرنام نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے زمین کو ریتنے میں مصروف تھی اور گہری سوچ میں تھی۔ اگرچہ وہ پہلے سی شوخ اور الڑ نہیں رہی تھی، مگر جگے کو کچھ الجھن سی ہونے لگی۔ اس نے اس کا شانہ ہلا کر پوچھا، کیوں گرنام، کس سوچ میں ہو؟ گرنام پہلے تو چونکی، پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں بہت دنوں سے چاہتی تھی کہ تمہیں سب حال سناؤں، لیکن کیا لیکن؟ شرم آتی تھی، گرنام نے جھیم کر جواب دیا۔ جگہ کچھ تاڑ گیا، مونچھ کے نیچے مسکرایا، ارے مجھ سے شرم کیسی؟ گرنام چپ رہی۔ جگہ کھس کر اس کے قریب ہو گیا۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پر گرنام نے بتایا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شادی تو سبھی کی ہوتی ہے۔ گرنام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، وہ کسی روپے پیسے والے شخص سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں جسے میں نے دیکھا بھی نہیں، مگر میں کسی اور سے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ جگے نے اپنا اوپر کی طرف اٹھا ہوا شملہ چھو کر دیکھا کہ وہ نیچے تو نہیں جھک گیا۔ پھر اس نے سینہ پھلا کر کہا، نہیں گرنام نہیں، جسے تم چاہو گی اسی سے تمہاری شادی ہوگی۔ میں باپو کو خود سمجھاؤں گا۔ ہاں تو مگر وہ کون ہے؟
जगह की आंखें मारे खुशी के चमक रही थीं। गुरनाम ने उसके सीने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे उसके चौड़े शाने और संदूक जैसा सीना छू कर यकगुना तस्कीन हासिल हो रही थी। जग्गा घबरा गया। उसने उसे चमकारा और दिलासा दिया और फिर उस शख्स का नाम पूछा। गुरनाम ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई और जोर से रोने लगी। जग्गे ने तस्कीन दी तो वो बोली, तुम जरूर मेरी मदद करोगे। मैं उन सब के हाथों सख्त बेजार हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। उसका नाम। जग्गे का दिल बल्लियों उछलने लगा। उसका नाम है दलीप, दलीप सिंह। जग्गे को सांप ने डस लिया। उसका चेहरा यकाजक भयानक हो गया। दलीप सिंह उसका नाम है, गुरनाम ने दोहराया। जग्गे की मूंछें लटकने लगी। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। जिस्म के रोंगटे कांटों की तरह खड़े हो गए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। गर्दन की रगें फूल गईं। गुरनाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। घर जाओ, उसने भारी आवाज में कहा। यह कहकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। तुम फौरन वापस चली जाओ, उसने क्रख्त लहजे में गर्ज कर कहा। गुरनाम चुपचाप हैरत के साथ उठी और गठड़ी सर पर रखकर घर की तरफ चल दी। जग्गा उसी तरह खड़ा हुआ था। उसका चेहरा लहजा बलहजा भयानक होता जा रहा था। काब की चोंच नुमा नाक सुर्ख हो गई। आंखें खून आलूद होकर रह गईं और चेहरे से बर्बरियत टपकने लगी। मान उसने खंजर निकाला और उसे मजबूती से हाथ में पकड़ लिया। दांत पीसते हुए आहिस्ता से बोला, दलीप सिंह। मौत का फरिश्ता दलीप सिंह के सर पर मंडलाने लगा। खूनी पुल इलाके भर में मशहूर था। ये पुल एक छोटी सी नहर पर वाक़या था। नहर के दोनों किनारों पर शीशम के बहुत ही घने पेड़ थे। वहां ना तो सूरज की धूप पहुंच सकती थी, ना चांद की चांदनी। पुल बड़े बड़े और भद्दे पत्थरों से तामीर किया गया था। उसके नीचे सिर्फ एक कोठी थी और पानी दो हिस्सों में तकसीम होकर बहता था। रात के वक्त ये दो बड़े बड़े मुंह ऐसे दिखाई पड़ते थे जैसे दो मुंह वाला कोई देव इंसानों को हड़प करने के लिए मुंह खोले बैठा हो, या जैसे किसी मुर्दे की दो बड़ी बड़ी आंखें जिनकी पुतलियां कव्वे नोच कर खा गए हों। पास ही एक कब्रिस्तान था और कुछ फासले पर मरघट। रात के वक्त कोई शख्स उधर से गुजरने की जुर्रत नहीं कर सकता था, क्योंकि इस पुल पर इतने कत्ल हो चुके थे कि उसका नाम ही खूनी पुल रख दिया गया था। नौजवान लड़कियां और बच्चे तो दिन के वक्त भी केले उधर ना आते थे। मशहूर था कि वहां एक सरकटा सैयद रहता है। कभी कभी उसका सर तो पुल के नीचे दिलदोज चीखे मारा करता और खुद सर के बगैर निहायत इत्मीनान के साथ कब्रिस्तान में टहला करता। निस्फ रात गुजर चुकी थी। दलीप सिंह शहर से वापस आ रहा था। छोटे से गधे पर दो बोरियों में सामान था। वो सुनार का काम भी करता था और पंसारी की दुकान भी। उसकी अपनी तैयार करदा गुलकंद खूब बिकती थी। वो नौजवान था, खुशरू खुशवजा, मसें अभी भीग रही थी। गालों और ठोड़ी पर छोटे छोटे बाल जैसे जाफरान। आंखें शरबत से लबरेज कटोरे। सर पर उस वक्त लुंगी बांधे हुए था। उसका एक छोटा सा शिमला नीचे की जनब लटकता हुआ और दूसरा ऊपर की तरफ उठा हुआ अलगोजे खूब जाता था। जब रांझा हीर की शादी के बाद उसके यहाँ भीख मांगने के लिए जाता है, यह वाकया वारिस शाह की हीर से बड़ी दर्दनाक लय में गाया करता था, बल्कि उसमें तो दूर दूर तक अपना सानी नहीं रखता था। दलीप ताकतवर और दिलेर नौजवान था, मगर खूनी पुल का नजारा और फिर उसके साथ वाबस्ता खूनी रवायात वो जगह और भी भयानक बना देती थी। रात की तारीकी में शीशम के घने दरख्तों के तले नहर के सिसक सिसक कर बहने वाले पानी की आवाज सुनकर उसके दिल को कौफत सी होने लगी। उसने जरा बुलंद आवाज में छत्ती गाना शुरू कर दिया। तारीकी और खामोशी में अपनी आवाज से उसे तस्कीन हुई। उसका गधा पुल से पार हो चुका था। वो ऐन पुल के दरमियान में था। दिल में शादा था कि किसी शय की चुभन महसूस हुई, जैसे कोई कुर्ता पकड़े पीछे की तरफ खींच रहा हो। उसने घूमकर देखा, एक दो हैकल मर्द पुल की दीवार के साथ उचका हुआ था। उसने अपनी छवि पीछे से उसकी कमीज में उड़ा दी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। तुम कौन हो? दिलीप ने हिम्मत करके बुलंद आवाज में पूछा। इधर आ, भारी और तहकमाना आवाज आई। दिलीप उसकी तरफ बढ़ा। यकाजक उसने अजनबी को पहचान लिया। बोला, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा जरूर है। क्या तुम वही शख्स नहीं हो जिसने 3 साल पहले चंद अशखास से लड़ते वक्त मेरा साथ दिया था? हाँ, शायद वो ननकाना साहब का मेला था, तभी का वाकया है, और तुमने 2 आदमी जान से मार भी डाले थे। बेशक मैं वही हूँ। मैं नहीं जानता था कि तेरा नाम दलीप सिंह है। मैं तुझे एक अजनबी और नौ उम्र छोकरा समझकर तेरा मददगार बना था, और कत्ल तो मैंने बहुत किए हैं।
इसी पुल पर 11 आदमी कत्ल कर चुका हूं और आज मुझे 12वां कत्ल करना है। दलीप को उसके उजड़पन पर ताज्जुब हुआ। बोला, मैं नहीं जानता तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, तुम तो मेरे मोहसिन हो। तू गुरनाम से मोहब्बत करता है जो सिर्फ मेरी है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि तूने शंगारा सिंह को इसी पुल पर सख्त जख्मी किया था। आज तेरा मेरा फैसला होगा। ये कहकर अजनबी ने छवि हाथ से रख दी और उसकी तरफ बढ़ा। और मैं चाहता हूं कि तू एक मर्द की तरह मेरे मुकाबले आ जाए। दलीप उसको पेश कर रहा था। उसने कहा, मैं अपने मोहसिन से लड़ना पसंद नहीं करता। अजनबी ने जवाब में कर्ज कर जवाब दिया, तू बुज़दिल है। ये औरतों की तरह गले में रेशमी रुमाल लपेट कर घूमना और बात है, और किसी मर्द के साथ दस्त पंजा लड़ाना और बात है। अगर तू वाकई अपने बाप ही के तुखम से है तो मेरे सामने आ। यह कहकर उसने उसके मुंह पर थूका। दलीप को गैरत आ गई। वो शेर की तरह बिफर गया। उसने वो डंडा उसके मुंह पर दे मारा जो गधा हाँकने के लिए हाथ में लिए हुए था, लेकिन अजनबी ने वार रोकने की कोशिश नहीं की। दलीप ने दूसरी जरब उसके कान पर रसीद की। डंडा टूट गया। उसकी पेशानी और कान से खून बहने लगा। दलीप जोश में था। उसने पूरी कुव्वत के साथ एक मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया, जिससे उसका जबड़ा अपनी जगह से हट गया और मुंह बिगड़ गया। मगर अजनबी निहायत सुकून के साथ खड़ा रहा। इस वक्त उसकी पेशानी से खून बह बहकर उसकी दाढ़ी तर कर रहा था। एक कान का ऊपर वाला हिस्सा टूट कर लटक रहा था और उसमें से खून की धारा छूट रही थी। मुंह टेढ़ा हो जाने की वजह से उसकी सूरत और भी भयानक हो रही थी, मगर वो हैरत अंगेज तौर पर मुतमिन था। फिर उसने दलीप की आंखों में आंखें डालकर अपनी गहरी और भारी आवाज में कहा, इस तरह नहीं दलीप, तुम अभी महज बच्चे हो, लेकिन जग्गा कोई तिफलाना हरकत नहीं करना चाहता। ये कहकर उसने एक घुंसा उसके मुंह पर दिया और उसका जबड़ा ऐन असल जगह आ गया। दलीप जग्गे का नाम सुनकर खौफजदा हो गया। अजनबी अपनी छवि पकड़कर बोला, तेरे पास छवि है? नहीं। तलवार है? नहीं। सफा जंग? नहीं। मगर लाठी तो है, वो तेरे गधे की पीठ पर बोरी में ठुसी हुई। दलीप ताज्जुब के मारे चुपचाप खड़ा था। जा, अजनबी ने पुकार कर कहा, लाठी ले आ। मैंने सुना है कि तू इलाके भर में सबसे ज्यादा तेज तोड़ने वाला जवान है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तेरी गैरत एक बुज़दिल की मौत हरगज नहीं मरने देगी। दलीप बहादुर था, मगर इस किस्म के शख्स से आज तक उसका पाला नहीं पड़ा था। जग्गे ने छवि उतारकर अलहदा रख दी और सिर्फ लाठी उठा ली, और वो दोनों एक दूसरे को ललकारते हुए मैदान में कूद पड़े। उनकी ललकार की आवाज सुनकर परिंदे घोंसलों में फड़फड़ाने लगे। गीदड़ों ने हुआ हुआ हु का शोर बुलंद किया। चारों तरफ गर्द ही गर्द नजर आने लगी। लाठी से लाठी बज रही थी। दलीप हल्का फुल्का चुस्त, चालाक, नामोज और नौजवान छोकरा, बिजली की तरह बेचैन, जोड़ जोड़ में पारा। जग्गा भारी भरकम, कवि हैकल, घोना मश्क दो, मोटा होने के बावजूद अब भी जिस वक्त सिरक लगाता था तो ऐसा मालूम पड़ता था जैसे सतह आब पर ठीकरी फिसलती हुई चली जा रही हो। दलीप ने दाव लगाकर पहला वार किया। जग्गा उसे खाली देकर चिल्लाया, एक। दलीप ने फिर वार किया। जग्गा उसे बचाकर गरजा, दो। दलीप ने तीसरा वार किया। जग्गा ने उसे भी रोका और कड़का, तीन। ये कहकर वो आगे की तरफ लपका, संभल बे छोकरे, अब जग्गा वार करता है। पसीने की वजह से दलीप के हाथ से लाठी छूट गई। वो फौरन छुरा लेकर झपटा। जग्गे ने एक रात उसके पेट में रसीद की और वो लड़खड़ाता हुआ पुल की दीवार से टकराकर गिर पड़ा। अब जग्गे के लबों पर खूनी मुस्कुराहट पैदा हुई। उसने एक वहशी भेड़िए के मानंद हलक से एक खौफनाक आवाज निकाली। फिर दोनों एड़ियां उठाकर आगे की तरफ उछलकर उसने भरपूर वार किया। दलीप ने छुरा संभाला और चीते की मानद तड़प कर हवा में जिस्त कर गया, मगर कहना मश्क उस्ताद का वार अपना काम कर गया। शायद पहली सूरत में यह वार उसका सर तोड़ देता और लाठी उसके सीने तक पहुंच जाती, मगर अब भी लाठी काफी जोर के साथ सर पर पड़ी। सर फट गया और वो तड़प कर 12 सिंगे के मानद नहर के किनारे पर जा गिरा। कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर सर पड़ गया। गरम गरम खून बह बहकर नहर में मिलने लगा। नहर के पानी की कुल आवाज ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे खूनी पुल कह के लगा रहा हो। कब्रिस्तान में वो सीधा कब्रों के रोशनों से हवा सिसकियां लेती हुई चल रही थी। जर्द चांद बदली से निकल आया, मगर उसकी शुआएं शीशम के घने पत्तों में उलझकर रह गईं। जग्गे ने निहायत इत्मीनान के साथ अपनी खून आलूद पेशानी साफ की, मुंह हाथ धोया, कान पर पगड़ी फाड़कर पट्टी बांधी, दलीप के सीने पर हाथ रखकर दिल की हरकत सुनने की कोशिश की। फिर उसने छवि उठाई और दलीप को पीठ पर लाद कर खेतों की तरफ चल दिया। इस वाक्य के 25 दिन बाद
دیہات میں شام ہوتے ہی خاموشی طاری ہو جاتی ہے، خصوصاً سردیوں میں تو لوگ فوراً اپنے گھروں میں گھس بیٹھتے ہیں۔ گرنام کے ہاں سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں سے فراغت پا کر بڑے کمرے میں بیٹھے تھے۔ عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں، بڑے بوڑھے باتوں میں مشغول تھے اور بچے شرارتوں میں مصروف۔ اتنے میں جگا اندر داخل ہوا۔ شاید 1.5 برس بعد آج پھر اس کے مضبوط ہاتھ میں چھوی چمک رہی تھی۔ سب نے اسے دیکھ کر اظہار مسرت کیا۔ گرنام حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بیبے نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا، مگر اس نے بتایا کہ اس کی ڈاچی سانڈنی باہر کھڑی ہے اور اسے جلدی واپس جانا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اس نے سکوت کیا، پھر نہایت مختصر اور فیصلہ کن انداز میں کہنا شروع کیا، میں آپ لوگوں سے صرف اتنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ گرنام کی شادی جس شخص سے کرنا چاہتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہو سکتی، مگر اس کی شادی اس شخص سے ہوگی جس سے میں چاہوں گا۔ سب لوگ حیران تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گرنام کا ہونے والا خاوند وہ خود ہے، مگر چونکہ انہیں یہ راز پوشیدہ رکھنے کی سخت تاکید کی گئی تھی اس لیے وہ خاموش رہے۔ اور وہ شخص یہ ہے، یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور دلیپ اندر داخل ہوا۔ ہر شخص پر حیرت سا خاموشی طاری ہو گئی۔ گرنام نامعلوم کس دنیا میں پہنچ گئی۔ اسے شرما جانا چاہیے تھا مگر وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ جگے نے دلیپ کے کان میں کچھ کہا، اگر گرنام کو مجھ سے محبت ہوتی تو تم آج زندہ نہ آتے۔ دلیپ تم مرد ہو، میں نے اچھی طرح تمہیں آزما کر دیکھ لیا ہے، میں چاہتا تو تمہیں قتل کر دیتا، مگر مردوں سے مجھے محبت ہے۔ اب جب کہ تمہاری گرنام تمہارے سپرد کر رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ تم میرا راز ظاہر نہیں کرو گے۔ دلیپ نے تشکر آمیز نظروں سے اپنے محسن کو دیکھا۔ جگا بلند آواز میں بولا، باپو، اماں، بیبے، میں ان کی شادی کے لیے ضرورت سے کہیں زیادہ روپیہ دوں گا اور انہیں بہت سی زمین دوں گا۔ باپو اصل قصہ بھانپ گیا، لیکن سب کو زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ دلیپ زندہ کیوں کر ہو گیا۔ مشہور ہو گیا تھا کہ دلیپ کو ڈاکوؤں نے خونی پل پر قتل کر دیا تھا۔ دلیپ نے قصہ گھڑ کر سنا دیا کہ خونی پل پر ڈاکوؤں نے اسے گھیر لیا تھا، اس لڑائی میں سخت زخمی ہوا تھا اور قریب تھا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا کہ سردار دھرم سنگھ وہاں پہنچ گئے اور وہ اس قدر تندی سے لڑے کہ ڈاکوؤں کے چھکے چھوٹ گئے اور انہیں بھاگتے ہی بنی۔ پھر وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور تیمارداری کرتے رہے۔ جگے کی مونچھوں کے نیچے اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ گرنام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ مسحور ہو کر آگے بڑھی۔ اس نے جگے کا بھدا ہاتھ اپنے کنول ایسے ہاتھوں میں لے لیا۔ پہلے اس نے جگے کے بلند سینے اور اس کے غیر معمولی طور پر چوڑے شانوں کا جائزہ لیا، پھر گویا مطمئن ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم کتنے اچھے ہو، تم یہیں ہمارے پاس رہا کرو۔ قریب تھا کہ جگا چیخیں مار مار کر رو پڑے، مگر جلدی سے پگڑی کے شملے میں منہ چھپا کر بگولے کی طرح دروازے سے نکل گیا۔ شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد رات کے وقت گرنام باپو کے ساتھ گھر سے باہر کریلے کی بیل کے پاس کھڑی تھی۔ مان دور سے غبار اٹھا، کوئی سانڈنی سوار نمودار ہوئے۔ ان کی سجی سجائی سانڈنیاں مردانہ اور دیو پیکر صورتیں چمکتی ہوئی چھویاں عجیب منظر پیش کر رہی تھیں۔ ان کا سالار تو غیر معمولی طور پر چوڑا چکلا شخص تھا۔ گرنام اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی، باپو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب سے آگے والا شخص تو دھرم سنگھ دکھائی دیتا ہے۔ نہیں بیٹی نہیں، وہ دھرم سنگھ نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنی پوتی کا سر سینے سے لگا لیا۔ پھر ببول کے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے ہوئے سانڈنی سواروں کی طرف خوابناک نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، آج جگا ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہے۔